लो। इस मनप्रेत। जी मनीष। जी। हेलो। गुड इवनिंग प्लीज। यार आज लोग ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग होते। पिछले क्लास में ज्वाइन किए थे आप? नहीं। नहीं, इसमें किए थे। कितने बच्चे थे उसमें? चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ जी, आप लोगों ने सॉल्व किया वर्ड जो था? किस किसने सॉल्व किया? किस किसने सॉल्व किया? राधे राधे सर। चलो स्टार्ट कर लेते हैं तो। एक मिनट मैं पीपीटी करता हूँ।
जी स्क्रीन विजिबल है सभी को? हाँ सर, विजिबल है। चलो ट्राई किया होगा आपने, आप लोगों ने ये क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, जेई मेंस जनवरी कैंप का पेपर है फिजिक्स का, और ये डेट में बता दूं तो 23 जनवरी। इसी साल का है? हाँ हाँ, इसी साल का पूरा पेपर है, और ये जनवरी 23 का पेपर है। ठीक है, मॉर्निंग या इवनिंग से, ये याद नहीं है मुझे। ठीक है, लेकिन हाँ 23 जनवरी का है, शायद ये इवनिंग शिफ्ट का है। ठीक है, 23 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है, सब क्वेश्चन वहीं से दिया गया है। ठीक है, जो 25 के 25 क्वेश्चन है उसी शिफ्ट के, यानी सेम शिफ्ट के सभी क्वेश्चन है ना। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, अ बॉल हैविंग काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है, इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। यानी जब इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है 60 डिग्री पे, तो उस टाइम जो इसका काइनेटिक एनर्जी है वो के ही है। ठीक है, मान लो किसी थीटा एंगल पे यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, तो ये अभी जो इनिशियली, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी जो होगा हाफ एम यू स्क्वायर, वो इसको इसने के ही बोल दिया है। ठीक है, अब बोला है कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट। यानी हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये जाएगा, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो आपको पता होगा कि जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है तो उसके पास एक ही कंपोनेंट वेलोसिटी की बचती है, और वो होती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो हॉरिजॉन्टल यस सर। होती है कॉस थीटा। ठीक है, जो यू कॉस थीटा, और थीटा जो है इसमें 60 डिग्री दे चुका है, तो u इंटू कॉस थीटा हाफ, यानी u/2 हो जाएगी इसकी स्पीड। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी, नया काइनेटिक एनर्जी लिखे के गैस हाईएस्ट पॉइंट पे, तो वो हो जाएगी हाफ एम, और यहाँ की स्पीड u/2 का होल स्क्वायर। तो ये तुम देखोगे तो u² बाई 4 हो जाएगी, तो 1/4 को मैं बाहर ले लेता हूँ, और हाफ एम यू स्क्वायर। और यहाँ पे देखोगे तो हाफ एम यू स्क्वायर को इसने के ही बोल रखा है। ठीक है, हाफ एम यू स्क्वायर जो यस था सर। वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे था, तो ये हो जाएगा ke/4, है ना। यस सर। तो एकदम इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, इसमें इसको अगर हम बोले तो इजी से भी थोड़ा नीचे रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जेईई में आते हैं। ठीक है, तो सबसे इजी क्वेश्चन ये था। सभी को क्लियर है ये? यस यस सर। सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, अगेन ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ है नहीं थोड़ा सा। देखो तो दो चार्ज है, एक 7 माइक्रो कूलम, दूसरा -4 माइक्रो कूलम। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा इसमें। ठीक है, तो उतना तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, 7 माइक्रो कूलम और -4 माइक्रो कूलम, और जो 7 माइक्रो कूलम है उसको रखा गया है -700। यानी देखोगे तो y और z कोऑर्डिनेट 0, यानी x एक्सिस पे ही रखा गया है। अगर यहाँ पे हम ओरिजिन ले लें तो -7 कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये सेंटीमीटर में, और यहाँ पे है 7 माइक्रो कूलम का, और दूसरा जो चार्ज है -4 माइक्रो कूलम का, इसको रखा गया है +700, यानी यहाँ पे +7 कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, 0,0। तो अब तुम देखोगे, ध्यान से देखोगे तो इस ओरिजिन से इधर 7 और इधर 7, यानी इस दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होता है के चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन आर स्क्वायर, यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब कुछ हमें करना नहीं है, चार्ज को विथ मैग्नीट्यूड विथ साइन रखना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी होते हैं। तो यू जो हो जाएगा के जगह पे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दो। क्यू वन के जगह अगर मैं इसको बोल दूं Q1, तो 7 × 10⁻⁶ माइक्रोकुलम में, और ये जो हो जाएगा ये 4 माइक्रोकुलम है। ठीक है, -4 माइक्रोकुलम, तो एक माइनस तो आएगा ही। 4 × 10⁻⁶, -6 माइक्रोकुलम। ठीक है, सिर्फ कुलम में ये चेंज हो गया, अपॉन आर स्क्वायर, यानी 14/100। देखोगे तो ये सेंटीमीटर में था, तो हमने मीटर में कन्वर्ट करके इसका वैल्यू रख दिया। ठीक है, सर पोटेंशियल एनर्जी में आर आता है, बस स्क्वायर नहीं अच्छा होता अच्छा, ना। सॉरी।
ये आर। तो अब कुछ नहीं है, आपके पास एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू इसने दे रखा है, जनरली याद होना चाहिए ये, ठीक है, के का वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें गिवन नहीं है, अगर किसी को याद भी नहीं होगा तो वो कर सकता है ये वैसे, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो के का डायरेक्ट वैल्यू रख दो, ठीक है, अगर तुम्हें एप्सिलॉन नॉट के नहीं लेना तो के का वैल्यू रख दो 9 × 10⁹ है ना, इस पूरे का वैल्यू रख दो आप, ठीक है। और पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव भी होगा और सभी ऑप्शन में इसमें नेगेटिव है, तो के का डायरेक्ट वैल्यू रख दो। तो 7 × 4 × 10⁻12 और के का वैल्यू 9 × 10⁹, ठीक है, अपॉन 14 और ये चल जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 7 से 2, तो 2 से 2 18, ठीक है, 18 यानी 1.8 के करीब आ जाएगा, 18 एक ही दिख रहा है, ठीक है। 18 × 10⁻, देखोगे 9 और यहाँ 2, ठीक है, 11, तो 10⁻⁻1 बचेगा, तो 1.8, ठीक है, और Yes, माइनस sir. साइन, यस सर। ओके, क्लियर है सभी को? जी सर। Yes, sir. देखो, हमने 2 दिन ऑप्टिक्स किए, ऑप्टिक्स से ये क्वेश्चन, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल आपका ग्लास प्रिज्म में √3, यानी म्यू का वैल्यू इसने √3 रखा है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल है, ठीक है, डेल्टा मिनिमम और ए का वैल्यू इक्वल है। तो हमसे व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देता, फार्मूला याद होगा डेल्टा म्यू का और डेल्टा का, ठीक है, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, है ना। तो यहाँ पे तुम वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हो। तो म्यू का भी वैल्यू इसने दे रखा है हमें, म्यू का वैल्यू √3 है, इज इक्वल टू साइन, ठीक है। देखो डेल्टा मिनिमम की जगह ए रख दो, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस ए बाई 2, यानी 2a, ये ए आ जाएगा, है ना। यहाँ पे रखोगे ए प्लस ए बाई 2, यानी ये ए बचेगा, है ना। चलो, Yes, sir. अपॉन साइन ए बाई 2, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा हाफ एंगल का, ठीक है, हाफ एंगल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। √3 इज इक्वल टू साइन थीटा को हम भी लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 प्लस कॉस, सॉरी, हम लोग देखो साइन 2 थीटा को ऐसे लिखते हैं ना, 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो उसी तरह अगर हम साइन थीटा को हम हाफ एंगल में लिखना चाहें तो 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये डबल है तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे होगे उसी तरह से। तो साइन ए को तुम लिख सकते हो साइन ए बाई 2, 2 टाइम्स साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, और नीचे साइन ए बाई 2 है, तो देखोगे तो साइन ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो तो √3 और इस 2 को नीचे ले आओ, तो √3/2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ठीक है। अब तुम इसको यहाँ से कुछ लिख सकते हो, कॉस ए बाई, ये √3 को क्या, √3/2 क्या लिख सकते हो, कॉस का कितना Cos एंगल होगा, 30. कॉस 30 ना, ठीक है। तो यहाँ से cos 30 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। अब तो एंगल कंपेयर कर लो, यानी a बाई 2 इक्वल टू 30, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 60, 60 ठीक है। degree. तो a का वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा। तो अगेन कुछ ज्यादा इसको टफ नहीं बोलेंगे। तो अभी तक तीनों जो क्वेश्चन देखे गए सबसे इजी, ये भी इजी ही है, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चन है, ये भी इजी ही है, डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पे ये तो इतना अगर आप यही क्या कर रहे हो तो इतना तो मैथ आपको पता ही होगा, हाफ एंगल कैसे हम चेंज करते हैं, ओके, क्लियर है, आगे बढ़े। Yes, sir. अगेन अगर वेव की बात करें तो सबसे इजी क्वेश्चन वेव से, अगर हम वेव जब हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट क्लास में ये चीजें हो जाती हैं कि वेव का स्पीड क्या होता है। तो आप अगर बात करें वो y इक्वल टू a साइन ओमेगा की माइनस के एक्स, इस तरह से माइनस के एक्स या प्लस के एक्स कुछ भी है, तो वेव का स्पीड क्या होता है पता है, बहुत Yes, से sir. क्या होता है बताओ, Sir, omega by k. ओमेगा बाई के, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो ओमेगा बाई के, ओमेगा का वैल्यू देखोगे तो ओमेगा क्या होता है जो टी के साथ रहता है, तो टी के साथ यहाँ पे देखोगे तो 600 है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो एक्स के साथ ये है, ठीक है।
और देने की बात ये है कि ये MM में गिवन है। एक्स की टाइम तो सेकेंड में ही होगा, टाइम जो है सेकेंड में है और एक्स जो है वो MM में है, ठीक है। तो उसको चेंज भी करना पड़ेगा आप। तो ओमेगा ओमेगा जो हो जाएगी वो 600 हो जाएगी, ठीक है। और इसका जो वैल्यू हो जाएगा ना, के का जो वैल्यू होगा ना, अगर बात करें के का, तो ये 20 हो जाएगी, ठीक है। 20 × 10⁻³ है ना। और इसका जो के का जो यूनिट होगा ना, पर मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि इस पूरे का कोई भी यूनिट नहीं होगा, तो के का जो यूनिट होता है पर मीटर होता है, ठीक है। तो इसको अगर तुम चेंज करोगे MM में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो के का वैल्यू ये 20 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से B = ओमेगा 600/20 यानी 30 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से ध्यान देना है कि प्लस होगा या माइनस, ठीक है। तो देखो दोनों अगर कोएफिशिएंट प्लस होता है ना, ठीक है, दोनों अगर प्लस या दोनों माइनस, ठीक है, तो जो वेव है ना वो निगेटिव की तरफ जाता है। अगर यहाँ पे एक्स है तो निगेटिव एक्स की तरफ जाएगा, ठीक है। दोनों कोएफिशिएंट अगर सेम है, मान लो कि एक्स में भी प्लस है और टी का भी कोएफिशिएंट प्लस है, ठीक है, दोनों कोएफिशिएंट अगर प्लस होता है तो वो निगेटिव की तरफ जाता है, तो ये एक्चुअली -30 होगा। क्लियर है? तो ये सब अगर हम यहाँ की बात करें ना, ये क्वेश्चन तो वेव का जो फर्स्ट क्लास होता है ना, उसी में हम लोग जब वेव का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो जब हम इक्वेशन ऑफ वेव लिखते हैं ना, तो यही इक्वेशन ऑफ वेव होता है। और ये सब चीजें हम उसी टाइम डिस्कस कर लेते हैं कि वेव किधर जा रहा होता है, वेव का वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो ये सब मान लो तो ये फर्स्ट क्लास है, वेव का जो फर्स्ट क्लास होता है उसी से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. Yes, sir. सर चलो, सर ये नेगेटिव में आएगा ना? हाँ नेगेटिव है। अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। अगर हम बात करें तो एरर का क्वेश्चन है, तो ठीक क्वेश्चन है ये, ठीक है, मीडियम में रख सकते हैं। सोचे तो थोड़ा सा ये स्टूडेंट गलती कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ई देखो, ई जो है वो अल्फा की और ई के पावर -β थी, तो की देखोगे तो ऊपर है और की का भी वेरिएशन हो रहा है, की में भी थोड़ा सा एरर है, तो हम इसको थोड़ा सा लॉग लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो तुम दोनों साइड जब लॉग ले लो, ln e = ln α³ e के पावर -β, यहाँ पे लोगे ना, ये ln a + b पे आ जाएगा। ln e = ln α³ प्लस, और यहाँ पे बेसिकली माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बीटा × t, ठीक है। ln e जो होता है ना वो e हो जाता है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ln e = ये बाहर आ जाएगा 3 ln α -β। अब यहाँ से तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये de/e हो जाएगा, ठीक है, = 3 टाइम्स d∝/α और माइनस बीटा, और इसको dt लिख सकते हैं, ठीक है। टाइम का डिफ्रेंशिएशन dt, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मान लो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं t, ठीक है, t/, ये तो यहाँ से हमें इसको हटाइए दो, dt/dt रख दो ना, ऐसे ऐसे, तो dt तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये तो देखोगे तो de/e, ठीक है, = 3 d∝/α माइनस बीटा dt। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे d∝/α है, de/e है, ये de/de जो है वो अगर हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे t × t कर दे, ठीक है, तो और 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो de/e जो है वो परसेंटेज × 100 जो है वो परसेंटेज चेंज इन e है, ठीक है। d∝/α × 100 जो है वो हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन अल्फा, और dt/t, ठीक है, dt/t × 100, ठीक है, dt/t × 100 जो है वो परसेंटेज एरर इन t। और हमेशा अगर तुम ध्यान दोगे तो जब हम एरर करवाते हैं तो बताते हैं कि एरर जो होता है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे जो माइनस भी आता है तो वो प्लस में आ जाता है। तो ये बेसिकली जो है ना
जो हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर इन एनर्जी, जो कि हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज एरर इन मैक्सिमम परसेंटेज एरर की हम बात करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस नहीं, ये हम प्लस ले लेते हैं, ठीक है, हम मैक्सिमम एरर की ही बात करें तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो 3 टाइम्स डी अल्फा बाई अल्फा इंटू 100 कुछ डी अल्फा बाई अल्फा इंटू 100 कुछ और नहीं, परसेंटेज एरर इन अल्फा है, ठीक है। तो वो इसका वैल्यू 1.2 इसमें गिवन है। तो 3 इंटू 1.2 प्लस, अब बात करोगे बीटा, बीटा का वैल्यू हमें पता होगा, ठीक है, बीटा और dt बाई टी इंटू 100, ठीक है, dt बाई टी इंटू 100 जो है वो परसेंटेज एरर इन टाइम है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इन टाइम इसमें 1.6 दे रखा, बीटा इंटू 1.6, और यहाँ देखोगे तो एक टाइम और बचा हुआ है तो टाइम से मल्टीप्लाई करना, और हमसे ये पूछा है परसेंटेज एरर एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 3.6, ठीक है, प्लस, अब देखो बीटा का वैल्यू इसने गिवन है 0.3, ठीक है, इंटू 1.6, और टाइम कितना लेना है, 5 लेना है, 5 सेकेंड पे पूछा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 80 24 2.4 आ जाएगा 3 6 आ जाएगा क्या, 6% सर। यस सर। 6, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हम लोग यहाँ पे ये चीज करते हैं ना, ये स्टेप देखो, dt बाई टी हमें यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ रहा है, तब जाकर ये परसेंटेज एररिंग टाइम आ रहा है, क्योंकि तुम यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो सिर्फ dt बाई dt से dt तो चारों तरफ दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ dt बचा। तो हम ऊपर नीचे टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dt बाई टी जो है वो इंटू 100 कर दोगे तो ये परसेंटेज एररिंग टाइम हो जाएगा, और एक टाइम यहाँ पे बचा रह जाता है जो कि यहाँ पे है ना। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मीडियम में चलेगा ये, ओके। सर जो ऊपर वो ln अल्फा क्यूब जो ये वाला फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे अल्फा ए भी लगाया ना, सॉरी हाँ। ln ए भी लगाया, तो यहाँ पे ln ए प्लस ln बी होना चाहिए ना। तो नहीं बेटा, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना ये, हाँ बट यहाँ पे ln हमने इधर बीटा टी के आगे क्यों नहीं नहीं लगाया। देखो ये जो है ना एलन, अगर हम इसको ब्रेक करें ना, इसको ब्रेक, तो ये तो हो गया, और इसको तुम ब्रेक करोगे तो माइनस बीटा की, अगर हम यहाँ पे देखो पहले तो पावर रख सकते हो, पावर यहाँ से भी हम बाहर कर सकते हैं, ठीक है, और ये माइनस बीटा की ln e हो जाएगा, है ना, यस क्योंकि ये जब पावर बाहर आएगा तो माइनस के साथ आएगा ना, तो एक माइनस यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया वहाँ पे, ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख दिया और ln e 1 हो जाता, तो इसलिए मैंने उसको रिमूव ही कर दिया था, हटा ही दिया था, ओके। जी सर। तो ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा। अब देखोगे in a photoelectric effect an EM wave is incident on a metal surface and electron are ejected from the surface। ये EM wave ऐसे ही लिख दिया, इसमें उसका कोई यूज नहीं है EM wave का, बच्चे ऐसे ही घबरा देंगे EM wave, अगर किसी ने नहीं किया होगा तो वो डर जाएगा क्या EM wave का क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें EM wave का कोई भी चीज लगता नहीं है। if the work function of metal phi का वैल्यू गिवन है, वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें 2 वोल्ट है, इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो तुम्हें EV से मल्टीप्लाई कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर P से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो फाई गिवन है और स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है अगर हम बात करें तो के मैक्स के बराबर होता है, अगर के मैक्स इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो तुम फोटो इलेक्ट्रिक का इक्वेशन रखोगे तो एनर्जी इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स। तो हमसे यहाँ पे पूछा क्या है, देखो तो वेवलेंथ पूछा है, ठीक है, किस वेवलेंथ का वो फोटोन इस पे गिरा, तो एनर्जी हम निकाल लेंगे, तो एनर्जी जैसे ही निकालोगे तो फिर वेवलेंथ आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो होता है वो hc/λ होता है, ठीक है। ये नैनोमीटर में अगर पूछा है तो डायरेक्ट फार्मूला आपको पता होगा, एनर्जी इज इक्वल टू 12.1240/λ अगर नैनोमीटर में लेते हो तो, ठीक है। अगर एम्स्ट्रॉन में चाहिए तो एक और जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो लैम्डा एम्स्ट्रॉन में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी अगर लैम्डा नैनोमीटर में चाहिए
तो ये हो जाएगा 1240 अपॉन एनर्जी, और एनर्जी यहाँ से आ जाएगा, तो एनर्जी देखोगे तो फाइव कितना है 2.14, और के मैक्स जो है वो इसके बराबर होगा जो अपना स्टॉकिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये देखोगे तो बेसिकली 4.14 आ जाएगा, ठीक है, 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बेसिकली अगर ये तुम नैनोमीटर में लेते हो तो ये जो आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, अगर इस तरह से कर रहे हो तो लैम्डा नैनोमीटर में आएगा 1240 अपॉन 4.14, ठीक है। तो ये बेसिकली देखोगे ना कितना आ जाता है 300 नैनोमीटर। 300 आ जाता है, तो ये 300 नैनोमीटर आ जाएगा। तो देखोगे तो इसमें जो ईएम वेव वगैरह लिखा है इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो जेई मेंस वगैरह में देखोगे तो कोई लैंग्वेज उसमें बच्चे को डराने के लिए, ठीक है, या मान लो कि बच्चे डर के छोड़ दे, मतलब कोई चक्कर किसी ने नहीं किया हो, ठीक है, वो चीजें आ जाती है। लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं करना, पूरा क्वेश्चन पूछना कि पूछा क्या, ठीक है। अगर मान लो कोई बच्चा मान लो ईएमएफ करके नहीं जा रहा है, और ये अगर पढ़ लेगा कि एक लाइन, मतलब एक लाइन नहीं पढ़ लेगा तो वो क्वेश्चन छोड़ देगा, फिर मिलेगा अरे ईएमएफ का क्वेश्चन ये होगा नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये ईएमएफ का क्वेश्चन नहीं है, जो क्वेश्चन है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, समझ गया। यस सर। चलो हाँ हाँ, अगेन ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अगर हम बात करें तो सर्कुलर का काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन का। एक चीज आपको पता होगा कि जो पावर होता है वो होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होता है वो पावर होता है। अगर हमें एंगुलर में बात करें तो एंगुलर में जो पावर होगा टाउ डॉट ओमेगा हो जाएगा, टाउ इनटू ओमेगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो वही चीजें पूछा है इसने। पूछा क्या है इसने, टाउ का वैल्यू गिवन है क्या, a circular disc of radius r meter and mass m kg is rotating around the axis perpendicular to the disc and external torque is applied on the disc such that theta, ठीक है, जो टॉर्क दे रहा है उससे थीटा चेंज हो रहा है, ऐसे थीटा इक्वल टू 5t² माइनस 8t, ठीक है। Angular position is rotating this as a function of time. How much power is delivered by the applied torque when t equal to 2 सेकेंड, ठीक है। तो पहले तो आपको टॉर्क भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉर्क निकालने के लिए आपको पता होगा टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। टॉर्क जो होता है आई इंटू अल्फा, सर्कुलर डिस्क है वो रोटेट कर रहा है अपने परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो उसका जो आई हो जाएगा डिस्क है ना, तो डिस्क है तो mr²/2 है ना। तो और अल्फा देखो यहाँ से थीटा पता है, तो थीटा से तो तुम ओमेगा भी निकाल सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा 10t-8, ठीक है। और एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा जो आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो टॉर्क होगा ना, टॉर्क की बात करें तो आई होगा mr²/2 इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू हमने निकाल दिया, ठीक है। और ओमेगा की बात करो तो ओमेगा का जो वैल्यू आया वो 10t-8 आया, और हमें कब चाहिए टॉर्क चाहिए 2 सेकेंड पे, ठीक है। तो 2 सेकेंड पे हमें ओमेगा पता होना चाहिए, क्योंकि पावर जो होती है वो टाउ इंटू ओमेगा। तो 2 सेकेंड पे जो ओमेगा तुम देखोगे तो 10 इंटू 2 माइनस 8, तो ये 12 आ जाएगा, है ना, रेडियन पर सेकेंड। तो पावर जो हो जाएगा टाउ टाउ का वैल्यू मैं mr²/2 ही लिखता हूँ, ठीक है, इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू 10 और इंटू ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू 12, ठीक है। तो ये देखोगे तो 60 mr² है ना। यस सर। तो पावर जो है वो 60 mr² हो जाएगा। तो अगेन ठीक क्वेश्चन था ये, मीडियम में रख सकते हैं, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ये इजी क्वेश्चन होगा। अगर किसी को अगर मान लो कि पावर का कॉन्सेप्ट पता है, टॉर्क वगैरह, इसमें जिसमें मान लो कि बेसिक रोटेशन मोशन कर रखा है, ठीक है, रोटेशन मोशन का बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, टॉर्क का ही फार्मूला पता है, टॉर्क कैसे निकालते हैं, ठीक है, अल्फा वगैरह कैसे निकालते हैं, तो ये सब इजी है, इसके लिए तो ये इजी है। अगर किसी ने नहीं कर रखा है
ठीक है, हम थोड़ा बहुत कर रखा है, नहीं कर रखा है तो वो तो कर ही नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत ही कर रखा है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा मीडियम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलो क्वेश्चन आगे। सर हाँ बोलो। सर कल एग्जाम है तो लीव कर सकता हूँ, उसका रिकॉर्डिंग देख लूंगा। अच्छा आपका कल एग्जाम है? हाँ कर लो, CS का है। ठीक है। कर सकते हैं। हाँ ठीक है सर। रिकॉर्डिंग देख लो। ओके। हाँ, अगर हम बात करें वाटर फ्लो इन हॉरिजॉन्टल पाइप which one end is flowed with a valve. The reading of the pressure gauge attached to the valve is P1. The reading of the pressure gauge fall to P2 when the valve is open. The speed of the water flowing in the pipe is proportional to. देखो पहले जब valve क्लोज था, ठीक है, तो प्रेशर जो है वो P1 रीड कर रहा था, और जब वो ओपन हो गया तो P2 हो गया। तो यहाँ पे तुम देखोगे ना तो बर्नौली इक्वेशन का यूज करना है, ठीक है, कि अगर बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है, अगर मान लो कि हम रेफरेंस लाइन इसी को ले लें, ठीक है, रेफरेंस लाइन इसी को ले लें, तो यहाँ का तो प्रेशर डिफरेंस यहाँ का 0 होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ रो इंटू वी स्क्वायर प्लस प्रेशर प्लस रो जी एच को 0 ही ले लो, ठीक है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्योंकि सेम हाइट पे ये सेम चीज की बात कर रहा है। तो अगर मान लो कि पहले जब वैल्व को क्लोज था, ठीक है, तो क्लोज था तो वाटर फ्लो नहीं कर रहा होगा, तो वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन प्रेशर P1 था, P1 और वेलोसिटी 0 था, तो हाफ रो 0 का स्क्वायर यानी ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट। जब ये ओपन हो गया, ठीक है, ओपन हो गया तो अब प्रेशर P2 हो गया और वेलोसिटी अब आ गया, तो हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। तो वही पूछा है कि स्पीड किसके प्रपोर्शनल है, तो स्पीड किसके प्रपोर्शनल है ये पूछा, तो ये जो 0 है तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। तो यहाँ से भी देखोगे तो ये बेसिकली आ जाएगा रूट अंडर ये 2 बाई रो, रो नीचे आएगा इंटू P1 माइनस P2 का पूरे का रो, ठीक है। तो प्रपोर्शनल तो यहाँ पे तुम देखोगे तो ये हो जाएगा ना ऑप्शन, रूट अंडर P1 माइनस P2, ठीक है, P1 माइनस P2, ठीक है, तो ये ठीक है। जी ये क्वेश्चन देखो कुछ नहीं, ये परमेबिलिटी म्यू नॉट, मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक मोमेंट एम, ठीक है, और टॉर्जनल कांस्टेंट थीटा, ठीक है। आपको पता होगा बी एम और थीटा, कोई भी फार्मूला लो और उससे तुम डायमेंशन निकाल लो, ठीक है, कोई भी फार्मूला लो और उससे तुम डायमेंशन निकाल सकते हो, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो ये तो डायरेक्ट कीजिए आई इंटू ए, ठीक है, आई का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले देखोगे तो बी का जो है 4 हो जाएगा। अब देखो बी का 4 कौन है, एक ही ऑप्शन है, सॉरी सी है ना, सी का 4, ठीक है, तो सी का जो 4 देखोगे तो एक ही ऑप्शन है, ठीक है, कितना देख रहे हो इजी है ये, Yes, sir. ठीक है। Yes, कोई sir. एक भी निकाल लोगे तो वो कर लोगे। टॉर्जनल कांस्टेंट इसमें आपको कौन सा हो सकता है कि कोई ये नहीं सुना होगा, ठीक है, तो टॉर्जनल कांस्टेंट की बात करें, ठीक है, तो ये सी इक्वल सी, उसको सी से डिनोट करते हैं, तो टॉर्क इक्वल टू सी इंटू थीटा। थीटा जो होता है वो डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, थीटा जो होता है, अगर ये देखो, अगर मान लो कि ये एक मान लो कि वायर है, ये वायर, ठीक है, और वायर को हम ऐसे कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं ऐसे ऐसे इस तरह से ऐसे, ठीक है, तो वो क्या होता है ना, उसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क आता है, उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया कि रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो सी इंटू थीटा, थीटा वो कितना एंगल हमने उसको ट्विस्ट किया, ट्विस्टिंग एंगल, ठीक है, कितना एंगल हमने ट्विस्ट किया, ठीक है, तो सी इंटू थीटा। तो और वही चीज जो सी है ना वो डिपेंड करता है उस मटेरियल पे कि उसका
कितना एबिलिटी है कि वो अपने जो ओरिजिनल शेप और पोजीशंस को रीगेन कर ले। ठीक है, तो यहाँ से सी देखोगे टाउ बाई थीटा, थीटा जो होता है वो एंगल होता है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो सी का वही डायमेंशन होगा जो टॉर्क का होगा, और टॉर्क का डायमेंशन हमें पता है m/L/T-। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स का m/L/T-2 होता है, इसमें एक और L लगा दो, तो ये। ठीक है, और ये सब तो आपको पता ही है, कोई भी फार्मूला लगाओ मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, और परमिटिविटी का आप कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अगेन ये क्वेश्चन मैंने ग्रेविटेशन का क्लास लिया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, जो टाइम पीरियड जो होता है ये मैं नहीं करूँगा आपको। ठीक है, टाइम पीरियड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a⁴ ठीक है, पहले देखो कि सैटेलाइट था वो अर्थ इज 9 टाइम क्लोजर टू द अर्थ देन द मून। ठीक है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ सैटेलाइट गिवन रोटेशन टाइम ऑफ मून इज इतना। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे ना, अगर हम मान लो कि एक सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन द अर्थ 9 टाइम, मान लो ये अर्थ है अपना। ठीक है, तो अर्थ से मान लो किसी दूरी पे मून है अपना। ठीक है, और मून है यहाँ पे मान लो x डिस्टेंस पे। ठीक है, x डिस्टेंस पे, और जो सैटेलाइट जो है ना वो जो है वो 9 टाइम क्लोजर है। 9 टाइम क्लोजर, मान लो कि सैटेलाइट कहीं यहाँ पे है। ठीक है, सैटेलाइट यहाँ पे है, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो x/9 हो जाएगा। तो अगर हम टाइम पीरियड सैटेलाइट की बात करें ना, टाइम पीरियड सैटेलाइट की बात करें तो वो प्रोपोर्शनल होगा x/3/2। और टाइम पीरियड मून की बात करें तो वो प्रोपोर्शनल होगा x⁵3/2। और मून का टाइम पीरियड इसने गिवन है 27 के, तो पूछा है इसका, उसने ही दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, टी सैटेलाइट बाई टी मून। ठीक है, टी मून 27 इज इक्वल टू, इसको करोगे ना तो x/9 अपॉन x⁵3/2, यानी 9⁵1/3 3/2 हो जाएगा, 1/9⁵3/2, तो 3s/27। और देखोगे तो 1/9⁵3/2, पहले रूट लो और फिर स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, तो ये कितना आ जाएगा 27 ही आ जाएगा। ठीक है, टीएस जो है वो 1 आ जाएगा, है ना। यस सर। इसी क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ग्रेविटेशन का केपलर लॉ, थर्ड लॉ पे ये क्वेश्चन है, और इस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो वो आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे, अगेन डाइपोल। हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, अगेन डाइपोल मोमेंट, और ये 12th का क्वेश्चन, 12th का क्वेश्चन अगर 12th किसी ने अच्छे से किया है तो उसके लिए इजी होगा ये। ठीक है, अगर हम बात करें वर्क डन की, ठीक है, तो किसी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, अगर डाइपोल रखा हुआ है तो डाइपोल को अगर रोटेट करते हैं, ठीक है, तो उसको रोटेट करने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और वो जो वर्क होगा वो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का होता है वो -P⁻E, तो हम इसको PE cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो 2.4 था, इतना इतना। ठीक है, और ये दोनों मिलके डाइपोल बना रहे हैं। ठीक है, रखा कहाँ हुआ, कहाँ पे हुआ है, एक है इतना पे और एक है यहाँ, यानी एक्स एक्सिस पे ही रखा हुआ है। ये अगर हम 0 ले लें ओरिजिन, तो एक -9 पे है और एक +9 पे है। ठीक है, +4, ये था -4, और ये था +4। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका तुम देखोगे तो डाइपोल मोमेंट जो हो जाएगा ये डिस्टेंस। ठीक है, डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, अगर हम पी की बात करें डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट जो होगा वो चार्ज या पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस देखोगे तो ये यहाँ से +9, फिर यहाँ से 9, यानी 18। ठीक है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 18/100। ठीक है, तो डाइपोल में भी कितना आ जाएगा 0.72 ना। हाँ जी,
Yes, sir. Q इंटू डी होता है ना डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी, तो 0.772 आ गए। अब इसको देखो क्या बोल रहा है, द वर्क डन ऑन द डाइपोल इन रोटेटिंग इट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम किया जा रहा है 180 डिग्री। जब ये इक्विलिब्रियम पे था, आपको याद होगा कि डाइपोल इक्विलिब्रियम पे तब रहता है सर आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। आपकी वॉइस नहीं आ रही। rotating it from the equilibrium through Yes, sir. आपकी आवाज है। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो वर्क डन ऑन द डाइपोल इन रोटेटिंग इट फ्रॉम इक्विलिब्रियम थ्रू 180 डिग्री, इक्विलिब्रियम से 180 डिग्री पे रोटेट करने में कितना जो है वो एनर्जी वर्क करना पड़ेगा। तो तुम अब बताओ कि डाइपोल इक्विलिब्रियम पे तो कब रहेगा, जब उसका थीटा इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, ठीक है। थीटा इक्वल टू 180 या जीरो पे, 0। जीरो पे है ना, तो इक्विलिब्रियम पे था, ठीक है। तो जीरो से लेकर 180 जब तुम रोटेट करोगे तो फाइनल एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री ना, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, हाँ। तो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा यू इनिशियल वो होगा माइनस पी इंटू ई कॉस थीटा, यानी कॉस 0 डिग्री, ठीक है। और फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, ठीक है। तो ये तो दोनों तुम निकाल लोगे, ये हो जाएगा माइनस पी और ये हो जाएगा प्लस पी, ठीक है। अब वर्क निकालना है तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर दो, ठीक है। तो ये तुम करोगे बेसिकली तो 2 टाइम्स पी आ जाएगा, 2 टाइम्स पी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, 2 टाइम्स पी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 टाइम्स पी इंटू टी, ठीक है। पी का वैल्यू हमने निकाल रखा है ये, और ई का वैल्यू इसने गिवन है यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, यस सर। Yes, sir. ये सो चलो अगेन ऑप्टिक ये सॉरी गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से जब हम एमीटर बनाते हैं या वोल्टमीटर बनाते हैं, ठीक है, कन्वर्जन का क्वेश्चन है। एक गैल्वेनोमीटर हैविंग कॉइल रेसिस्टेंस इतना, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर इसका कॉइल रेसिस्टेंस है 20 मिली एम्पियर ऑफ करेंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इफ द मैक्सिमम करेंट इज 3 एम्पियर टू बी मेजर्ड। आपको पता होगा कि हमें करेंट मेजर करना है, यानी एमीटर बना रहा है ये, तो गैल्वेनोमीटर से जो है वो संख्त जो है वो पैरेलल में तुम जोड़ दो, ठीक है। तो ये जो है वो एमीटर बन जाएगा। और इसने बोला है कि जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट चाहिए जाना चाहिए वो मैक्सिमम करंट आई जी, इसने बोला है कि वो 20 मिली एम्पियर चाहिए फुल स्केल रिफ्लेक्शन के लिए, और जो मैक्सिमम करंट मेजर करना है वो 3 एम्पियर मेजर करना है, ठीक है। तो 3 एम्पियर में से कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, इधर जाएगा 3 माइनस आई जी ना, हाँ जी। ये सो अगर 3 आया तो 3 माइनस आई जी इधर और आई जी इधर, और आई जी का वैल्यू इसमें दे रखा है कि 20 मिली एम्पियर चाहिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी इससे ज्यादा करंट इसमें नहीं जा सकता, इससे ज्यादा अगर गया तो ये बर्न कर जाएगा, ठीक है। तो इतना जा सकता है मैक्सिमम, और मेजर करना 3 एम्पियर, तो 3 माइनस आई जी इधर जाएगा इधर। तो हमसे पूछा कि संख्त कितना चाहिए, ठीक है, संख्त जो रेसिस्टेंस है वो कितना चाहिए। तो तुम देखोगे कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर होगा, ठीक है। तो जो सन के अक्रॉस पोटेंशियल आएगा तो इसमें जो करंट लिया 3 माइनस आई जी इंटू सन के रेसिस्टेंस इज इक्वल टू आई जी इंटू गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, ठीक है। हम इसको जी ही लेकर चलते हैं, ठीक है। तो तुम देखोगे तो गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस है 30 ओम है,
और संख्या हमसे पूछा है, तो संख्या का जो वैल्यू हो जाएगा वो आई जी इंटू जी बाई 3 माइनस आई जी। अब वैल्यू रख दो, ठीक है। आई जी का वैल्यू है 20 मिली एम्पियर, तो 20 इंटू 10⁻³ और जी का Yes, sir. वैल्यू है 30, जी का वैल्यू 30। अब देखो 3 में से तुम माइनस इतना करोगे ना, 3 माइनस 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर देखोगे ना, तो 20 इंटू 10⁻³ 2.98. कितना आ जाएगा? 2.98. है? Yes, sir. ठीक है, चलो वैल्यू रख लो। अब सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा? अच्छा 30 को इसने वैसे ही छोड़ दिया, 30/x चाहिए ना, तो 30 को ऊपर ही आने दो, इस सब को नीचे ला सकते हो, तो से ये नीचे आएगा ना, तो ये नीचे आएगा, 30 को ऊपर ही छोड़ दो, और ये 2 से तो ये कैंसिल होगा, 2 को भी ऊपर छोड़ दो, 20 को भी ऊपर आने दो, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 298 इंटू 0, तो ये से ये गया, तो ये भी कट जाएगा 149, तो 30/149, ठीक है। एक्स का Yes, वैल्यू sir. 149, ठीक है। चलो फिक्स करना पड़ेगा, देखो क्या करते हैं। हाँ, ये एक फॉर्मूला आपको याद होगा, इसने क्या पूछा है देखो, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी, आपको पता होगा कि रेशियो जो होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया, और मिनिमम इंटेंसिटी √I1, ठीक है, माइनस √I2 का होल स्क्वायर, इसी का रेशियो हमें पूछा है, ठीक है। अब तुम देखो इसने क्या दे रखा है, द विड्थ ऑफ वन स्लिट ऑफ द, देखो जो स्लिट बना हुआ है ना, तो एक स्लिट का विड्थ और दूसरे स्लिट का विड्थ दे रखा है, ठीक है, तो विड्थ ऑफ वन ऑफ द टू स्लिट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की डी, एक का डी है दूसरे का एक्स डी है, ठीक है, यहाँ पे देखो तो एक्स डी है। अब आपको पता होगा कि जो इंटेंसिटी होता है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है विड्थ का स्क्वायर का, ठीक है, यानी यहाँ इसका जो इंटेंसिटी होगा I1 की अगर हम बात करें, मान लो इसको हम I1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल, ठीक है, डी² और I2 की अगर बात करें तो x² डी² हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो विड्थ ऑफ स्लिट के डायरेक्ट स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे देखोगे ना, तो √I1 तुम I1 के जगह तुम रिप्लेस कर सकते हो डी² से, ठीक है, बराबर, और इसका जो रेशियो दिया हुआ है ना मैक्सिमम अपॉन मिनिमम का रेशियो 9/4 दे रखा है, तुम यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, ठीक है, तो तुम यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो ये बेसिकली √I1, ठीक है, प्लस √I2 बाई √I1 माइनस √I2, और स्क्वायर हमने हटाया तो 3/2 आ जाएगा ये, ठीक है, और I1 के जगह पे रख दो डी², ठीक है, तो √D² प्लस I2 के जगह रख दो x² डी², ठीक है, सेम चीज नीचे, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 3/2। अब तुम देखोगे तो ये बचेगा d और ये बचेगा xd, इधर देखोगे तो ये d माइनस xd, अगर मैग्नीट्यूड थोड़ा सा x का वैल्यू इसमें पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दो, दूसरे को xd ले लो, ठीक है, ये चीजें फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसको xd ले लो, ठीक है, तो ये जो है वो xd प्लस d और xd माइनस d, ठीक है, इक्वल टू 3/2, ठीक है, यहाँ से तुम वैल्यू निकाल लो x का, d का वैल्यू इसने दे रखा है क्या, d तो कैंसिल ही हो जाएगा, 1/5 आ रहा है।
डी तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वन इंटू डी बाई एक्स माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 3/2, तो डी तो कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जा रहा है? सर मेरा 1/5 आ रहा है। ये सॉल्व करोगे ना, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, तो 5 आया है, x 5 आएगा, ये Yes, 5 भी sir. आ रहा है। 5 आ जाएगा। चलो, अच्छा क्वेश्चन था ये देखोगे तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तब ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। एनसीईआरटी आप अगर पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन कर पाओगे। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फाउंड टू बी प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर ए फॉर न्यूक्लियाई विथ मास नंबर बिटवीन 30 एंड 170। ये चीज सही है, ठीक है। जब Yes, मास sir. नंबर देखो होता क्या है ना कि न्यूक्लियस जितना छोटा होगा तो 130 से, देखो मीडियम रेंज का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। उसमें से अगर तुम मान लो कि कोई न्यूक्लियस निकालना भी चाहते हो तो तुम्हें या तुम ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो जो एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कि एक न्यूक्लियस तुम निकाल भी लेती हो, ठीक है, तो उसके जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बाइंड देखो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। जब न्यूक्लियस अगर ज्यादा बड़ा भी हो जाए छोटा भी हो जाए तो वो चीजें दिक्कत करती है, लेकिन 30 से लेकर 170 के बीच में अगर कोई भी एटम है ना, इसका मास है ना, तो उसका जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसके मास पे डिपेंड नहीं करता। एक दो तीन न्यूक्लियस निकाल के दोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है। और न्यूक्लियर फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ये चीज गलत है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, एक्चुअली फर्मी मीटर में जब रेंज होता है तभी ये एक्ट कर पाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 सही, ये सही है, जो आर है वो गलत है, ठीक है। चलो, ऐसा भी क्वेश्चन जब हम लोग थर्मल का किया था ना, एक्स्ट्रा क्लास सेशन लिया था, तो ये क्वेश्चन वहां पे भी मैंने लिया था, ठीक है। कि यहाँ पे पूछा है कि water of mass m gram is slowly heated to increase the temperature T1 to T2. The change in entropy. एंट्रोपी का जो चेंज होता है ना, अगर हम ds लिखे एस से डिनोट करते हैं वो dq/d होता है, ठीक है। और देखो वाटर है जिसका कि स्पेसिफिक हीट इसका वैल्यू 1 गिवन है, ठीक है। तो इसका हीट अगर मान लो टेम्परेचर T1 से T2 करना है तो मास इंटू एस इंटू डेल्टा टी, ठीक है। डी क्यू जो होता है मास ये डी टी ले लो, ठीक है। तो डी क्यू इक्वल टू एम एस डी टी होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ है, T1 से T2 तक करना है, ठीक है। और इसका वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 है। तो तुम डी टी को लिख सकते हो एम इंटू डी टी, और इसका वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो डी एस जो आ जाएगा एम इंटू डी टी बाई टी, और ये बेसिकली डी कैपिटल टी है, टेम्परेचर है, डी टी, टाइम नहीं समझना इसको, और यहाँ पे टी है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। टेम्परेचर Q1 से T2 करना है, ठीक है। तो ds यानी टोटल एंट्रोपी हो जाएगा, ठीक है। और m तो बाहर हो गया, इसको करोगे तो ये ln आ जाएगा, और ln का Q1 से T2, ठीक है, 1/t dt इंटीग्रेशन ln हो जाएगा। तो m ln T2 माइनस ln T1, ठीक है। ये बेसिकली जो है वो m ln T2/T1। यस चलो, हाँ, करंट होगा बैटरी इन द सर्किट। सुन देखो डायोड के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आइडियल डायोड लेकर चलेंगे, और तुम देखोगे तो ये पी, ये एन, ठीक है, ये पी एन, ठीक है। तो पी साइड जो है वो हाई पोटेंशियल पे है, ठीक है। यहाँ देखोगे तो हाई पोटेंशियल, तो देखोगे तो दोनों फॉरवर्ड वाइस है, ठीक है। फॉरवर्ड वाइसिंग में दोनों है, और फॉरवर्ड वाइसिंग में जो होता है आइडियल डायोड का रेसिस्टेंस 0 होता है, ठीक है। तो इसका भी रेसिस्टेंस 0, इसका भी रेसिस्टेंस 0, तो अपने पास सिंपल सर्किट बन गया। ये 20 ओम का और ये 20 ओम का, और इससे बैटरी जुड़ा हुआ है, तो इसका जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, ठीक है। 20-20 का जो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। पता है ना, ये चीजें पता है ना आप लोगों को।
यस सर। यस सर। हाँ, तो जो करेंट हो जाएगा वो 10 सर 10/5। 5/10, ठीक है, V/R होता है ना, सॉरी सर, यस सर 0.5 एम्पियर, ठीक है। चलो, Yes, कोई sir. इजी क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ वैसा है नहीं। अगर बात करें तो एकदम इजी है, इजी से भी नीचे लेवल पे हम बोल सकते हैं। ईएम वेव का क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ईएम वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी मिली हर्ट्ज में गिवन है, ठीक है, मेगा हर्ट्ज में, ठीक है, तो 20 × 10⁶ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है। ई ई गिवन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है 9.3 गिवन है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पूछा है, ठीक है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बी की बात करें तो बी इक्वल टू E/C होता है ना, Yes, sir. तो ये तो इजी क्वेश्चन है। तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻8 ये आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 9.3/9 इंटू 10⁻⁻8, तो 9.3/9 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, तो यही दिख रहा है, ठीक है। सॉरी सॉरी 3 होता है ना, सॉरी 3, सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁻8, तो 3 से बड़ा, 3 3 जा 9, ठीक है, तो 3.1, ओके। चलो, समझ आ गया ना ये, सर ये फ्रीक्वेंसी क्यों दी हुई थी? ऐसे ही लिया हुआ था, कोई यूज नहीं है इसका, ओके सर। ओके। यस सर। चलो, 18 ABCD का वर्क पूछा है, ABCD, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए से बी देखोगे तो इसका एरिया निकाल लो, बी से सी देखोगे तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वर्क डन BC 0 होगा, ठीक है, और सी से डी निकालना है तो इसका एरिया निकाल लो। जो अगर हम वर्क AB की बात करें तो वो डेल्टा P, प्रेशर देखो कांस्टेंट है, ये दोनों प्रेशर कांस्टेंट P इंटू डेल्टा V, ठीक है, P इंटू डेल्टा V, V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो P जो है A से B देखोगे तो P नॉट है, और डेल्टा V देखोगे तो 3V0 माइनस 2V0, ठीक है, 3V0 माइनस 2V0, तो ये जो आ जाएगा P0V0 आ जाएगा। और वर्क अगर तुम सी से डी देखोगे, और वर्क BC तो 0 है क्योंकि ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है, तो उसमें वर्क 0 होता है। वर्क सी से डी देखोगे तो फाइनल प्रेशर जो है P इंटू डेल्टा भी, ये भी होगा P इंटू डेल्टा भी, प्रेशर जो है ये सी से डी कांस्टेंट है और 2P0 है, ठीक है, और वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम ये होगा, इनिशियल वॉल्यूम ये होगा, फाइनल वॉल्यूम V है और V0 ले लो इसको, ये भी V0 ही होगा, और इनिशियल वॉल्यूम ये है 3V0, ठीक है, तो -3V0, तो ये -4P0V0 आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क टोटल ABCD का जो होगा ना, वो होगा वर्क AB प्लस वर्क BC प्लस वर्क CD, ठीक है। अब तीनों का हमने निकाल लिया, BC का 0, AB का और ये, तो ये -3V0, ठीक है। यस सर। चलो आगे, यार देखो ऐसा क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन है। यहाँ देखो ये फोकल लेंथ मिरर का पूछा है, तो मिरर का फोकल लेंथ जो है वो लिक्विड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ओके, ये यस लेंस सर। का डिपेंड करता है लेकिन मिरर का डिपेंड नहीं करता, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। सर ये सेकंड ऑप्शन लेंस का फॉर्मूला है ना, जिसमें लिक्विड में इमर्ज कर देते हैं। क्या बोलिए, हाँ हो सकता है, कोई लेंस का हो सकता है, क्या कौन सा लेंस है ठीक है क्या सर। वो जाना पड़ेगा। देखो मासलेस स्प्रिंग गेट इलोंगेटेड बाय अमाउंट x1 अंडर टेंशन इतना, तो फोर्स इक्वल टू kx होता है ना, तो जब फोर्स
5 है तो इलोंगेशन k इंटू x1 आया, और x2 है 7 न्यूटन पे, यानी 7 इक्वल टू k इंटू x2। तो हमसे पूछा है 5x1 माइनस 2x2, यानी x1 में 5 और x2 में 2, तो मल्टीप्लाई कर दो ना यार, ये 5 और ये 2, तो इधर भी करना पड़ेगा 5 और इधर भी 2। तो यहाँ से देखोगे तो k कॉमन आएगा, k का वैल्यू गिवन है क्या? गिवन, चलो हो जाएगा, k का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। फॉर द इलोंगेशन ऑफ इतना टेंशन, अच्छा इतने इलोंगेशन पे टेंशन कितना होगा? 5x1 माइनस 2x2। ठीक है, कुछ करना नहीं है आप लोग को यहाँ से। अगर हम 25 इज इक्वल टू 5k(x1), और यहाँ से देखोगे तो 14 इज इक्वल टू 2k(x2). ठीक है, तो हमें अगर k टाइम्स ऐड कर दो दोनों को, नहीं माइनस करना पड़ेगा ना, 5 माइनस 12, तो माइनस करोगे तो 5, इसको माइनस करना है, तो 5x1 माइनस 2x2 और इक्वल टू ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो k इतना, k इंटू इलोंगेशन, इतना इलोंगेशन, ये फोर्स हो जाएगा, और फोर्स कितना आ गया? 11। ठीक है, यस सर। चलो अगेन, तो अगर हम देखा जाए तो अभी तक जो भी क्वेश्चन है वो सब इजी ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। एयर बबल का क्वेश्चन है, एयर बबल ऑफ रेडियस इतना इज ऑब्जर्व एट ए डेप्थ इतना बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, डेप्थ डी है। अच्छा, सरफेस टेंशन क्या है? मान लो कि एयर बबल जो है वो किसी डी डेप्थ पे है एयर के अंदर। ठीक है, तो इसका जो बाहर का प्रेशर होगा वो P0 प्लस रो जी एच। ठीक है, अगर हम P आउटसाइड की बात करें, तो P0 प्लस रो जी एच। अगर हम अंदर की प्रेशर की बात करें, द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर इनसाइड द बबल एंड द, ठीक है, तो अगर हम P इनसाइड की बात करें तो वही पूछा ना, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर इनसाइड बबल ऑफ द एटमॉस्फेयर। P इनसाइड की बात करें तो P0 प्लस रो जी एच टू होगा ही, प्लस 2T/R एक सरफेस टेंशन के कारण आएगा। ठीक है, P0 प्लस रो जी एच, नहीं रो जी एच तो बाहर आएंगे, P0 प्लस 2T/R, P इनसाइड, P आउटसाइड, P इनसाइड। ठीक है, यस सर। तो डिफरेंस तुम निकालोगे ना, तो जब तुम डिफरेंस निकालोगे तो P0 तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बेसिकली आ जाएगा 2T/R P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, तो ये 2T/R माइनस रो जी एच आ जाएगा, है कि नहीं? हेलो, जब इनसाइड माइनस आउटसाइड करोगे ना तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, माइनस एक प्लस ये माइनस, ये 2T/R माइनस रो जी एच आएगा। क्लियर है सभी को? चलो चलो कर लेना इसको सॉल्व। ओके, यस सर। वैल्यू देखो, k का वैल्यू गिवन है यहाँ पे, r का वैल्यू गिवन है, सबको ऐसा यूनिट में रखना। ठीक है, हाइट कितने हाइट नीचे है वो भी गिवन है, g का वैल्यू 10 रखना, ये लेना है। ठीक है, और डेंसिटी गिवन है, तो हर एक डाटा गिवन है, आपको सॉल्व करना है डेल्टा पे ये। अगेन ये क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हमने एक ग्रेविटेशन का सेशन लिया था। ठीक है, स्टार्टिंग में हुआ था, सेकेंड या थर्ड क्लास था ग्रेविटेशन का, तो उसमें हमने ये करवाया था सेम क्वेश्चन। ठीक है, कि मान लो एक
सैटेलाइट मान लो किसी कोई सैटेलाइट जो है वो किसी प्लैनेट के अबाउट इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो वेलोसिटी होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा, ठीक है। सैटेलाइट का मास m/2 है और ये अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। अर्थ का मास m है, m एंड r इज द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये अर्थ ले लो, ठीक है, रेडियस r है, मास m, और इसका मास जो है वो m/2 है। तो ये अगर मान लो r/3 फ्रॉम द सरफेस, यानी जो r/3 है ये सरफेस से है, तो सेंटर से जो ये डिस्टेंस हो जाएगा ना, अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस वो हो जाएगा r + r/3 और r/3। तो आपको पता होगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है ना, वो कितना होता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है वो होता है gm/r, ठीक है, √अंडर gm/r, ठीक है। r जो होता है वो सेंटर से डिस्टेंस होता है, g को तो पता है, और m जो होता है वो मास ऑफ प्लैनेट होता है। अगर मान लो ये सैटेलाइट का मास m/2 है और प्लैनेट का मास m है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है ना, तो इसके मास पे ऑर्बिटल वेलोसिटी इसका डिपेंड नहीं करेगा ऑर्बिटल, ठीक है, वो इसके मास पे डिपेंड करेगा, प्लैनेट के मास पे। और जो सेंटर से डिस्टेंस है वो r में गया, ठीक है। तो बेसिकली जो ये हो जाएगा ना, √अंडर g, मास तो m ही आएगा क्योंकि प्लैनेट का मास m है, और जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 4r/3, 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगा। अब तुम देखोगे कि इस सेंटर से तुम देखोगे तो ये यहाँ पे भी स्पीड से मूव कर रहा है, और ये डिस्टेंस हमें 4r/3 गिवन है। तो इसके अबाउट जो इसका इस m/2 मास है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना, वो एंगुलर मोमेंटम वो होगा मास। अब यहाँ पे मास आएगा सैटेलाइट का, ठीक है, क्योंकि हम इसका एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, मास इंटू v ऑर्बिटल इंटू ये डिस्टेंस r जो सेंटर से है। तो अब मास जो होगा m/2, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने निकाला है ये, ठीक है, v ऑर्बिटल, और डिस्टेंस जो है वो 4r/3। इसका वैल्यू तुम यहाँ पे रखो और l कैलकुलेट करो, ठीक है। x का वैल्यू है ना बेसिकली 3 आ जाता है यहाँ से, ठीक है, समझ गए। तो एक चीज का ध्यान रखना है इसमें कि जब हम ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखते हैं तब कौन सा मास लेंगे, और जब हम एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं तब हम कौन सा मास लेंगे। जब हम ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखते हैं ना, तो हम सैटेलाइट का मास नहीं लेते हैं, हम प्लैनेट का मास लेते हैं, ठीक है, प्लैनेट के मास आता है उसमें। और जब हम एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो वो सैटेलाइट का मास आएगा, ठीक है, क्योंकि हम सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है ये, लो यस सर। चलो तो ये सॉल्व कर रहे हैं आगे। अगेन इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन अगर हम बात करें तो स्टेडी स्टेट में बात करें तो स्टेडी स्टेट में तो कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो तो करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। तो स्टेडी स्टेट में सर्किट कुछ इस तरह का बिहेव करेगा, 10, 15 और 5, ठीक है। तो जो करंट हो जाएगा ना इसमें, करंट जो फ्लो करेगा आई, वो हो जाएगा 5/25 यानी 1/5 एम्पियर, ठीक है। इक्वल टू इन्फिनिटी पे यानी स्टेडी स्टेट में। अब तुम बात करो कि यहाँ पे पूछा है कि इस पे चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो इस पे चार्ज होगा, अगर हम क्यू की बात करें तो वो c × v, ठीक है, c इसका गिवन है और v हमें लेना है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। तो अब तुम देखो कि इसके क्रॉस वही पोटेंशियल होगा जो इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा, ठीक है, जो इस रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल होगा, ठीक है, ए बी, ठीक है, वही पोटेंशियल इसके क्रॉस भी होगा क्योंकि यहाँ पे सिंपल वायर जुड़ा हुआ है यहाँ से पोटेंशियल, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा I × R, ठीक है, और I जो है 1/5 है, ठीक है, और R जो है वो 10 है। तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस, और इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 आएगा। तो चार्ज जो हो जाएगा C का वैल्यू 8 × 10⁻⁻6 और इंटू 2, ठीक है, v का 16 × 10⁻⁻6 और -6 जो है वो माइक्रोकूलम दिखा रहा है।
तो 16 माइक्रो कूलम। ठीक है, यस सर। यस इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन क्लास में करवाया जाता है आपको। अगेन ईएम वेव का भी मैंने एक एक्स्ट्रा सेशन लिया था। आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट करंट का मैंने फार्मूला लिखा था, 2-3 फार्मूला लिखा था। ठीक है, एक तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट चेंज इन फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और एक मैंने लिखा था आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए। देखो फ्लक्स को लिख सकते हैं ई इंटू ए, तो ए बाहर लोगे तो डी ई अपॉन डी टी। ठीक है, और फिर मैंने एक पोटेंशियल के टर्म में भी लिखा था आई डी इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। तो इस फार्मूला का अभी यहाँ पे यूज है। ठीक है, तीनों मैंने लिखा था कि कब कौन चीजें रहेगी उसके अनुसार हमें लेना है। लेकिन इसमें यहाँ पे देखो हमसे पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डीवी बाई डी पूछा है। आईडी का वैल्यू इसने दे रखा है। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट करेंट जो है वो 0.25 मिली एम्पियर है, आईडी जो है वो 0.25 मिली एम्पियर को चेंज कर लो -3 एम्पियर हो जाएगा। और सी का वैल्यू दे रखा है, सी का वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। ठीक है, सी का वैल्यू दे रखा है, ई का आई डी का वैल्यू दे रखा है, डीवी बाई डी टी पूछा है, और डीवी बाई डी टी कुछ नहीं आई डी बाई सी होगा। ठीक है, तो आई डी का वैल्यू 0.25 इंटू 10⁻⁻3 और सी का वैल्यू 2.5। ठीक है, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो आपने अगर नहीं देखा होगा तो वो देख लेना सेशन। ठीक है, होगा रिकॉर्डिंग का। तो वहाँ पे मैंने ये 2-3 डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला भी लिखा था, और डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट आते हैं फार्मूला पे क्वेश्चन से, ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। In a series LCR circuit, a resistance of 300 ohm, a capacitor R का वैल्यू दे दिया, R 300 ohm, C का वैल्यू दे दिया 25 इंटू 10⁻, नैनोमीटर है ना, तो -9। ठीक है, फेराड, नैनो फेराड। और L का वैल्यू दे रखा है। चलो, तो मैक्सिमम करेंट इन सर्किट, अच्छा मैक्सिमम करेंट कब होता है? जब रेजोनेंस होता है ना। यस सर समय जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है 1/√LC हो जाती है ना। बोलो, यस सर यस सर। मैंने रखो दोनों करना ही नहीं इसमें। ठीक है, बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। नो सर। मैंने रख दो ना 1/√L का वैल्यू एंड सी का वैल्यू पता है, हम लोग को सॉल्व कर। तो हमने लगभग सभी क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो देखोगे ना तो 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के ना, अगर हम बात करें 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के, 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के कोई भी क्वेश्चन ज्यादा टफ है नहीं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के हम अगर बात करें तो पीजी पेपर है। ठीक है, और 2-4 में भी क्वेश्चन अगर हम बात करें तो उतना टफ नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, फार्मूला मालूम है ना, तो आप इजिली वो कर दोगे। ओके, चलो ठीक है, तो एवरीवन बाय, गुड नाइट। किसी को कुछ पूछना है? बाय सर। चलो बाय बाय।